दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज स्क्रीन पर, इतिहास विषय के अंतर्गत जो हम यहां पर टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास में दोस्तों मैंने इससे जो पहले वाला जो वीडियो बताया था आपको, उसमें हमने इतिहास के बारे में जाना था कि किस प्रकार से हमने 3 कालखंड किए थे इतिहास के: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, जो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने देखा था, हमने उसमें पाषाण काल देखा था। ठीक है, पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक आए थे हम उसमें। आज हम जो देख रहे हैं, इतिहास का जो कालखंड देख रहे हैं, वो देख पा रहे हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। आद्य ऐतिहासिक काल से मतलब दोस्तों वो है कि जिस काल का हमारे पास क्या है, लिपि तो है, लेखन तो है, लेकिन उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। सिर्फ पुरातात्विक खोजों के आधार पर ही हम उस सिंधु घाटी या उस सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर पाए हैं दोस्तों। तो उसी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है दोस्तों। अनुरोध रहेगा आपसे, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक अनुरोध और करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की इसमें क्या रहेगी, भरमार रहेगी। तो जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर सारे प्रश्नों का मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नाम आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम किसके अंतर्गत रखते हैं इतिहास के? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इस चीज़ को आप क्लियर रखेंगे। दूसरी बात आती है नामकरण की। बात करते हैं दोस्तों, नामकरण। तो नामकरण की अगर हम बात करें तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सिंधु, अभी जो नया नाम दिया जा रहा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम इसे दिया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूंगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ा, तो जो भी खोजें हुई दोस्तों, पुरातात्विक जो खोजें हुई, वो सारे जो ज़्यादातर जो हमें खोजों के बाद जो शहर मिले वो आपके कहाँ मिले हैं, सिंधु नदी के तट पर मिले हैं। सिंधु नदी या उसके आसपास या उसकी जो सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की, उसकी सहायक नदियों के किनारे इसके पुरातात्विक क्षेत्र मिले हैं। दूसरी चीज़, हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहली बार जो खुदाई की गई थी वो की गई थी आपका हड़प्पा में। ठीक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी 1921 में। तो इसलिए क्योंकि पहला जो स्थान खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी सबसे पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसकी जो जानकारी जो दी गई, जानकारी जो सर्वप्रथम दी थी वो किसने दी थी? तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, चार्ल्स मैसन एक पुरातत्वविद थे, अंग्रेज। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले 1826 ईस्वी में क्या किया था, सिंधु घाटी सभ्यता के जो ध्वंसा अवशेष हैं, यानी कि जो वहाँ पर वो गए होंगे, हड़प्पा क्षेत्र में गए होंगे और उन्होंने वहाँ पर देखा कि कुछ इस तरीके की पुरानी जानकारी उनको मिली कि वहाँ पर ईंटें दिखाई दी उनको कुछ पुराने खंडहर दिखाई दिए। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात बता दी थी, मतलब जो हड़प्पा के ध्वंसावशेष हैं उनके बारे में जानकारी दे दी थी कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता थी। लेकिन इस पर क्योंकि अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं हम, उन्होंने इस पर कोई ज़्यादा नहीं किया। उसके बाद दोस्तों 1853 ईस्वी से 56 के बीच में, ठीक है, यहाँ पर कराची से इस्लामाबाद के बीच में क्या किया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस समय के जो पुरातत्वविद थे, कनिंघम थे। ठीक है,
उनके निर्देशन में यहाँ पर रेल लाइन का काम चल रहा था। और बंटन बंधु जो कि उस कार्य को देख रहे थे, ठीक है, बंटन बंधु ने यहाँ पर हड़प्पा की जानकारी, हड़प्पा की जो हड़प्पा या ये कह सकते हैं आपके मोहनजोदड़ो के जो आसपास की जो अवशेष थे वहाँ पर की ईंटों के बारे में बताया था और उन ईंटों को रेलवे लाइन में प्रयोग किया था। तो उन्होंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन इस पर भी ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि हड़प्पा के ध्वंसावशेषों या सिंध घाटी के ध्वंसावशेषों की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो आप कहेंगे चार्ल्स मेसन ने दी, ठीक है, 1826 ईस्वी में उन्होंने बता दिया था, ठीक है। अब उसके बाद जो खुदाई का जो खुदाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो खुदाई की जो बात होती है तो वो 1921 में होती है दोस्तों, ठीक है। खुदाई की बात कब होती है? 1921 में। अब खुदाई हुई सर्वप्रथम 1921 में। उस समय अंग्रेज जो पुरातत्वविद थे यहाँ पर जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जॉन मार्शल के निर्देशन में जो यहाँ पर की जो खुदाई की थी वो की थी आपकी दयाराम साहनी जी ने, ठीक है दोस्तों, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका दयाराम साहनी को। जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। और खुदाई का श्रेय किसे दिया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का पता किसने लगाया? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसका पता लगाया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर तक तो एक चीज़ क्लियर होगी कि नाम कैसे मतलब इसका नाम कैसे पड़ा है, उसके बाद इसका नामकरण कैसे हुआ, ठीक है, और इसकी खुदाई का श्रेय किसको दिया जाता है। तो यहाँ पर 2-3 नाम जो भी थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसका क्षेत्र विस्तार की बात कर लेते हैं। क्षेत्र विस्तार, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा क्षेत्र विस्तार, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर हल्का फुल्का भारत का मैप बना लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा रफ आइडिया बना रहा हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों आपका, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। ये आपका राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ये वो वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये गुजरात वाला क्षेत्र आ गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर है हमारा, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह का नाम है मांडा। क्या नाम है? मांडा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पाकिस्तान की ओर को अगर हम चलते उस समय, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत में ही था, यहाँ पर एक स्थान है बलूचिस्तान के पास, सुतकांगेडोर, ठीक है दोस्तों, सुतकांगेडोर, ठीक है। यहीं पर अगर भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ एक दक्षिण में एक महाराष्ट्र में एक स्थान है, इसका नाम है दैमाबाद, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर मैं इन चारों लाइनों को जोड़ देता हूँ तो ये एक तरीके का क्या बन जाता है हमारे सामने, एक त्रिभुज का शेप ले लेता है, ठीक है। तो जो सिंध घाटी जो सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है वो सबसे पहले अगर उसके आकार की बात करें तो वो क्या है आपका? त्रिभुजाकार, ठीक है, क्योंकि इस चित्र से हमारे पास उसका एक आकार सामने आ चुका है। अब यहाँ पर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो ये हैं कि सिंध घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये हमारा मैप, किसी मैप में भी हम देखते हैं, किसी पेपर पे देखते हैं, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ यानी कि उत्तरी कहलाता है और ये दक्षिण वाला साउथ, ठीक है। ये आपका ईस्ट पूर्व कहलाता है और ये वेस्ट कहलाता है, पश्चिमी क्षेत्र। तो इसमें ये वाले पूरे क्षेत्र में आपको जो दिख रहा होगा ये उत्तरी बिंदु ये दिख रहा है आपका। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? तो वो आप कहेंगे मांडा होगा, ठीक है दोस्तों, मांदा या मांडा, ठीक है। उसके बाद अगर इस क्षेत्र में आ जाते हैं दोस्तों तो ये आपका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? वेस्ट क्षेत्र कहलाएगा, यानी कि पश्चिम क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि पश्चिमी क्षेत्र कौन सा था? पश्चिमतम बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो आपका था सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों तो ये आपका दक्षिणी बिंदु हो गया, ठीक है।
साउथर्न बिंदु। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है ये, ठीक है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दैमाबाद। और उसके बाद दोस्तों सबसे आपका ये आपका पूर्वी बिंदु, पूर्व, ठीक है ना। तो सबसे पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर की बात कर ली हमने, यहाँ पर चार चार बिंदुओं की बात कर ली। तो सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, सबसे पश्चिमी बिंदु आपका सुतकांगी डूर, सबसे दक्षिणी बिंदु आपका दैमाबाद और सबसे पूर्वी बिंदु आपका आलमगीरपुर। ये मेरठ के आस पास का क्षेत्र है, ठीक है। अब ये तो आपका क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि ये एक नदी घाटी सभ्यता रही है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ और कुछ अन्य नदियाँ भी इसमें बाद में जब खोजें लगातार अभी भी अनवरत रूप से जारी हैं। तो जो ये मांडा है दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तरी बिंदु है सबसे, जो ये मांडा है दोस्तों, ये आपका किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है दोस्तों। ये याद रखना है आपको कि मांडा जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है वो किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे चेनाब नदी के किनारे। इसी प्रकार से दोस्तों अगर सुतकांगे डोर की अगर हम बात करें, सुतकांगे डोर जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग था, ये किस नदी घाटी के किनारे है, तो इसको आप कहेंगे दास्क नदी के किनारे, दास्क, ठीक है। दास्क नदी के किनारे सुतकांगे डोर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूर्वी बिंदु आ रहा है दोस्तों हमारा, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, ये किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों ये हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन, ठीक है दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे है। इसको आप लोग नोट भी करते रहेंगे, ठीक है। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों, दक्षिणी बिंदु है, तो दोस्तों दक्षिणी जो बिंदु है वो है आपका दैमाबाद। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, और ये सबसे दक्षिणी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये जो नदी है ये है आपका प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। अब दोस्तों कई बार ये प्रवरा ऑप्शन में नहीं मिलता है हमारे एग्जाम में, ठीक है ना। तो प्रवरा नदी अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पर गोदावरी नदी मिलेगी, गोदावरी नदी, ठीक है दोस्तों। तो गोदावरी नदी जो है, सॉरी, प्रवरा जो नदी है वो गोदावरी की क्या है, सहायक नदी है दोस्तों। इसलिए कभी कभी प्रवरा नहीं देता है, वो गोदावरी दे देता है। तो दैमाबाद आपका प्रवरा नदी के तट पर बसा हुआ है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसके चारों क्षेत्रों का विस्तार कर लिया दोस्तों। अब अगर हम इसकी बात करें, इसके क्षेत्र विस्तार की बात में, हमने पहले तो इसके क्षेत्र को देख लिया कि कहाँ कहाँ पर कौन सा उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम इसकी बात करें, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये आपका पश्चिम है, ये पूर्व है आपका, पूर्व से जो पश्चिम की जो इसकी जो लंबाई है दोस्तों, वो आपका 1600 किलोमीटर है। कितना है, 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र की, पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर। और जो उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है दोस्तों, वो है आपका 1400 किलोमीटर। वो कितनी है दोस्तों, 1400 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी है, 1400 किलोमीटर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है इसकी, ये कितनी है आपकी, ये है आपकी 1400 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई हो जाएगी ये है आपकी 1600 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल निकलता है वो निकल जाता है आपका लगभग 12,99,000, ठीक है, 600 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अभी जिस प्रकार से अनवरत रूप से इसकी खुदाई हो ही रही है, इसके क्षेत्रों की खुदाई, तो ये कहा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से अभी नए नए स्थान खोजे जा रहे हैं तो उसको देखते हुए टोटल 20 लाख वर्ग क्षेत्रफल का इसका दायरा बताया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। इसका पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस तरीके से आपने चारों बिंदु भी इसके देख लिए हैं दोस्तों। और वो किन किन नदियों के किनारे हैं, जैसे मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे है, सुतकांगे डोर आपका दास्क नदी के किनारे है, और दैमाबाद आपका किस नदी के किनारे है,
प्रवरा नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब दोस्तों इस जो ये सभ्यता थी, इसका हमने क्षेत्र विस्तार देख लिया है। अब बात करते हैं इसकी लिपि की, इसकी लिपि की दोस्तों। ठीक है, लिपि की बात करेंगे। लिपि की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ तो मैं यहाँ से इधर को लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं दाएं से बाएं, सॉरी बाएं से दाएं की तरफ। यहाँ पे ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं बाएं से दाएं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त मोहरे हैं और जो चित्र प्राप्त हुए हैं, उसमें लगभग 64 तो मूल शब्द हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और 250 से 400 के बीच अक्षर हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मूल शब्द जो मिले हैं हमें वो मिले हैं 64, और 250 से 400 के बीच में भी कुछ शब्द मिले हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है। और जो उनमें अंकन है, उन मोहरों में, वो अंकन किस तरीके का है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके का है, यूं करके दोस्तों, जैसे मैं आपको, ठीक है, यानी कि यहाँ से लिखना शुरू हुआ, फिर इधर को आए, फिर यहीं से इधर को आए, फिर इधर को आए, फिर इधर को आए। ठीक है, और वो भी किस में है, चित्राक्षरों में है। तो इसकी जो लिपि, अगर हम लिपि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लिपि इसकी हो जाती है भाव चित्रात्मक। क्या हो जाती है, भाव चित्रात्मक दोस्तों, चित्रात्मक। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे, भाव चित्रात्मक लिपि है। इसको दूसरी चीज़, इसको क्या कहते हैं, ब्रुष्टोफेदम, ब्रुष्टोफेदम, फेदम या फिर ब्रुष्टोफेदस। कई जगहों पे ब्रुष्टोफेदस लिखा रहता है, कई जगहों पर ब्रुष्टोफेदन लिखा रहता है, कई जगहों पर भाव चित्रात्मक लिखा रहता है। ठीक है ना, यानी कि पिक्टोरियल, यानी कि जो चित्रों के माध्यम से समझाई गई है दोस्तों। जो ये ब्रुष्टोफेदम होता है, एक्चुअली जो गाय होती है जब वो मूत्र विसर्जन करती है तो उसकी लाइनें कुछ इस तरीके से आगे को बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसको उसी से जोड़ करके देखा गया है। इस ऐसी जो मूत्र विसर्जन की जो लाइनें होती हैं उसको यूनानी भाषा में ब्रुष्टोफेदम कहा जाता है। इसीलिए इस जो लिपि है सिंध घाटी सभ्यता की, इसको ब्रुष्टोफेदम या ब्रुष्टोफेदस भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई, लिपि के बारे में भी क्लियर हो गया आपको कि लिपि क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब अगली बात कर लेते हैं दोस्तों। हमने लिपि की बात कर ली है, हमने उससे पहले उसके क्षेत्र विस्तार की बात कर ली है दोस्तों। ठीक है, हमने खोजकर्ताओं के बारे में बात कर ली है कि किस प्रकार से इस सभ्यता का नामकरण हुआ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों, इस सभ्यता ये किस प्रकार की सभ्यता थी। ठीक है ना, यानी कि सामाजिक व्यवस्था देखते हैं दोस्तों इसकी। थोड़ा सामाजिक व्यवस्था, ये चीज़ें समझनी है दोस्तों, इसलिए आपको परीक्षाओं में बिल्कुल बहुत ईजी पड़ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ। सामाजिक व्यवस्था, ठीक है दोस्तों, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सिंध घाटी जो सभ्यता थी, वो आपका मातृसत्तात्मक थी दोस्तों। मातृसत्तात्मक सभ्यता थी जो आपकी सिंध घाटी सभ्यता थी। अब इसके जो प्रमाण मिले हमें बहुत जगहों से मिले, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जो लोथल है या चाहे आपका मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा की हम बात कर लेते हैं, तो बहुत सारी मात्रा में मतलब मृण मूर्तियाँ मिली हैं, यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, वो भी महिलाओं की मिली हुई हैं। ठीक है, जिससे ये इतिहासकारों ने ये आपका अंदाज़ा लगाया कि जो ये यहाँ की जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी दोस्तों। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात कर लें तो ये क्या थी, मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपका जो मोहनजोदड़ो है, वहाँ पर आपके मंदिर के तो इस कहीं भी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन आपकी एक औरत दिखाई गई है दोस्तों। ठीक है, एक औरत दिखाई गई है और उसके पेट से एक पेड़ को उगाया हुआ एक मूर्ति मिली है आपका मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो जिससे ये प्रतीत होता है दोस्तों कि उस समय के जो लोग होते थे वो धरती को अपनी माँ मानते होंगे, और जो अन्य पेड़ पौधे वगैरह वगैरह जो ये चीज़ें हैं, इसको मतलब उर्वरता की देवी माना जाता था पेड़ को, और स्त्री को धरती से संबोधित किया गया होगा। ठीक है,
तो किसकी पूजा की जाती होगी? मातृदेवी की पूजा, मातृदेवी। तो मातृदेवी की पूजा की जाती थी। साथ ही साथ दोस्तों शिव जी की मूर्ति भी वैसे मिली है, लेकिन उसको माना गया है क्योंकि लिखा तो पढ़ने में कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो इतिहासकारों ने एक तथ्य माना है, जैसे मातृ देवी मान ली है, क्योंकि महिला के जो चित्र मिला उसके पेट से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है, तो जिससे उर्वरता की देवी मान लिया गया है कि पृथ्वी हमारी उर्वरता की देवी यानी कि पृथ्वी की पूजा करते होंगे वो धरती की पूजा, और उसे मातृ देवी नाम इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ पशुपतिनाथ की भी पूजा की जाती थी, क्योंकि इसके अवशेष भी आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में एक योग मुद्रा में 3 मुख वाला आदमी दिखाया गया था, ठीक है। मूर्ति मिली है तीन मुख वाली मूर्ति, ठीक है ना, 3 मुख, ठीक है। और उसके आसपास सांप हो गया, बाघ हो गया, हिरन हो गया, गेंडा हो गया, जितने भी पशु पक्षी, ठीक है ना, लगभग दिखाए गए हैं। और उसकी जो मतलब इतिहासकारों ने उसको क्या रूप दिया गया है, उसे पशुपतिनाथ यानी कि पशुओं का पति यानी कि पशु आसपास दिखाए गए हैं, ठीक है। और 3 मुख वाला आदमी दिखाया गया है योग मुद्रा में, ठीक है। तो उसको शिव माना है यानी कि पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंध घाटी सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी, तो आप बोलेंगे मातृदेवी की और पशुपतिनाथ की पूजा के प्रमाण मिले हुए हैं। और यहाँ का जो समाज था वो पूर्ण रूप से क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था दोस्तों। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत जो भी शहर मिले हैं, चाहे वो हड़प्पा मिला है, चाहे वो मोहनजोदड़ो मिला है, ठीक है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो इस तरीके से बनाई गई थी दोस्तों, और लगभग इनके चारों ओर दुर्ग बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ से एंट्री होती थी, और जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कैसे समकोण पर काटती थी दोस्तों, इस तरीके से अंदर को बनाई गई थी। और इनके बीच में जो होते थे घर बनाए जाते थे दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से घर बनाए जाते थे, और नालियाँ बनाई गई थी, ठीक है, नालियाँ बनाई गई थी। और जो घर के जो दरवाजे होते थे वो पीछे की ओर को खुलते थे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है कि जो घर के दरवाजे थे वो पीछे की ओर थे। अभी उनको हम आगे देखेंगे जब हम प्रत्येक खुदाई स्थलों की बात करेंगे। तो इसको जो कहा जाता है, इसको ग्रिड पद्धति कहा जाता है, ग्रिड पद्धति, ठीक है। ग्रिड पद्धति यानी कि जिसमें क्या बनाया गया था? नालियाँ बनाई गई थी, पिछले जो दरवाजे थे वो पीछे की ओर बनाए गए थे, ठीक है। जो कि ये इंगित करती है कि जो ये व्यवस्था थी यानी कि जो ये सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। ये क्या किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता का प्रमाण देता है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सिंध घाटी सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी, वो आपकी पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। समाज किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक था। पूजा किसकी होती थी? मातृदेवी की और पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से इसके 4 क्षेत्र विस्तार क्षेत्र में 4 बिंदुओं की बात की थी। उत्तरी बिंदु आपका मांडा हो गया, दक्षिण बिंदु आपका दाइमाबाद हो गया, पूर्वी बिंदु इसका आलमगीरपुर हो गया, और पश्चिमी बिंदु इसका सुतकांगे डोर हो गया दोस्तों। ये इस तरीके से हमने पढ़ा था। फिर हड़प्पा के भग्नावशेषों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो आप कहेंगे चार्ल्स मैसन ने दी थी। आप कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप कहेंगे दयाराम साहनी को दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई दोस्तों। अगली वीडियो में जो कल की जो वीडियो होगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, उसमें मैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो खुदाई स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसे थोड़ा नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और पूरा तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।